हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने प्लेटफॉर्म एग्रीविल एग्रीकल्चर एकेडमी में। ठीक है, तो नेक्स्ट आज का आप देख रहे हैं हम लोग पैडी। ठीक है, इससे पहले हो चुकी है वीट हो चुकी है, तो आज हम लोग देख रहे हैं पैडी के बारे में। देखते हैं इसका वनस्पतिक नाम या बोटेनिकल नाम क्या होता है। तो वो होता है ओराइजा सटाइवा। ओराइजा सटाइवा, ये इसकी उत्पत्ति किससे मानी जाती है? ओराइजा सटाइवा की किससे मानी जाती है? न्यू वोरा। अपनी जब पैडी पढ़ते हैं इसमें 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। 24 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें दो क्या होती हैं? दो कल्टीवेटेड होती हैं, बाकी सब नॉन कल्टीवेटेड होती हैं। तो उसमें से नॉन कल्टीवेटर्स में से एक पाई जाती है न्यूवोरा। इसकी उत्पत्ति स्थान, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ओराइजा की न्यूवोरा से। ठीक है, इसका फैमिली देखते हैं क्या होता है। फैमिली होती है ग्रेमनी, या इसे पोइसी भी कहा जाता है, या इसे पोइसी भी कहा जाता है। पोइसी भी कहा जाता है। ठीक है, उत्पत्ति स्थान इसमें क्या? दक्षिण पूर्वी एशिया या कहीं कहीं पर इंडो बर्मा भी मिलता है लिखे। ठीक है, गुणसूत्र संख्या 2n बराबर कितनी होती है? 24। ठीक है, पुष्पकर्म को इसे क्या कहते हैं? पुष्पकर्म को इसे क्या कहते हैं? तो ओपन पेनिकल। ठीक है, फल का प्रकार क्या होता है? कैरियोप्सिस। ठीक है, तना कलम होता है। ठीक है, इसमें परागण कैसा पाया जाता है? तो स्वपरागण पाया जाता है। सभी जो कैरियोप्सिस ग्रेमनी कुल की फैमिली है उनमें कैसा परागण होता है? तो स्वपरागण होता है, सिर्फ मक्का को छोड़ के। ठीक है, फिर देखते हैं अंकुरण। अंकुरण कैसा होता है? इसमें हाइपोजियल प्रकार का। इसमें प्रोटीन की मात्रा, जो कि बहुत बार पूछता है कि इसमें प्रोटीन की मात्रा कितने % पाई जाती है? तो 6 से 7% इसकी प्रोटीन का नाम होता है ओराई। ठीक है, तो इसमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? उसका नाम क्या होता है? ओराइजिन। जैसे गेहूं में ग्लूटीन और मक्का में जीन, उसी प्रकार इसका प्रोटीन का नाम होता है ओराइजिन। ठीक, वसा की परसेंटेज देखते हैं तो 2.5% जो है इसमें वसा पाई जाती है। ठीक, एरनकाइमा। एरनकाइमा आप लोग देखते हो कि धान की फसल के लिए हमें 5 सेंटीमीटर क्या पानी की आवश्यकता पड़ती है? 5 सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो अदर क्रॉपों में अगर इतना पानी दिया जाए तो वो क्या होगी? सूख जाएंगे। अदर क्रॉपों में इतना पानी दिया जाएगा तो वो क्या? सूख जाएंगे। लेकिन इसके एरनकाइमा की वजह से क्या होता है? तने में पाया जाता है। इसके कारण क्या होता है? वो ऑक्सीजन पत्तियों से लेता रहता है। इसके कारण जो है एरनकाइमा की वजह से, ठीक है, ऑक्सीजन जो है एरनकाइमा की ऊतक पाया जाता है, उसके कारण जो है पत्तियों से ऑक्सीजन लेता रहता है। कुल इसमें कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, 24 प्रजातियां पाई जाती हैं, जो कि 2 जो है कल्टीवेटेड होती हैं, बाकी जो है नॉन कल्टीवेटेड होती हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं कौन कौन सी कल्टीवेटेड होती हैं। तो एक होती है ओराइजा सटाइवा, दूसरी होती है ओराइजा ग्लेबेरिमा। ये अफ्रीका की है, अफ्रीका में इसकी खेती की जाती है, और ये इसके भारत में। ठीक है, तो ओराइजा सटाइवा में इसकी 3 उप प्रजातियां होती हैं। कौन कौन देखते हैं? ओराइजा इंडिका, ओराइजा जापेनिका और ओराइजा जावेनिका। ठीक है, ओराइजा इंडिका की खेती कहाँ होती है? तो वो भारत में होती है। ओराइजा जापेनिका की खेती कहाँ होती है? वो है जापान में होती है। फिर ओराइजा जावेनिका की खेती जो इंडोनेशिया में होती है। यह एक जंगली प्रजाति है। ठीक, यह कैसी है? जंगली प्रजाति है। ठीक है, इसके लिए देखते हैं मृदा कैसी होनी चाहिए। इसके लिए देखते हैं मृदा कैसी होनी चाहिए। मृदा और जलवायु देखते हैं। तो धान का पौधा कैसा होता है? C3 प्लांट होता है। धान का पौधा कैसा होता है? C3 प्लांट होता है, और शॉर्ट डे प्लांट, और ये खरीफ का पौधा होता है। C4 में एक बात तो एक पूछा जाता है, C4 में कौन कौन से प्लांट आते हैं? तो आप बताते हैं ज्वार, बाजरा, मक्का, गन्ना और चौलाई, ये याद रखना। ठीक है, ये C4 प्लांट में आते हैं, और ये धान कैसा है? ये C3 प्लांट है। ठीक है, और शॉर्ट डे प्लांट है, और खरीफ सीजन का पौधा है। ठीक, सामान्यतः तापमान कितना रहता है? 21 से 37 सेंटीग्रेड। सामान्यतः तापमान कितना रहता है? 21 से 37 ग्रेड। फिर अंकुरण के लिए तापमान की आवश्यकता कितनी होती है? तो वो होती है 30 से 35 सेंटीग्रेड। ठीक, फिर पुष्पन के समय, फ्लावरिंग के समय कितनी होनी चाहिए? तो 26.5 से 29.5 होनी चाहिए। ठीक, उपयुक्त मृदा का पीएच, ये बहुत बार पूछा जाता है कि सॉइल धान की खेती के लिए हमें कितनी पीएच वाली मृदा चाहिए? तो 4 से 6। इसके लिए धान के लिए और भी चाय के लिए भी इतनी पीएच
वाली मृदा होनी चाहिए। ठीक, मृदा कैसी होनी चाहिए देखते हैं उसे। काली मृदा उपयुक्त मानी जाती है, काली मृदा इसके लिए कैसी उपयुक्त मानी जाती है। फिर नेक्स्ट देखते हैं बीज दर व बीज उपचार, बीज दर व बीज उपचार। ठीक, बीज दर क्या होनी चाहिए, सामान्य बीज दर कितनी होनी चाहिए, तो वो सामान्य बीज दर या बॉर्डर कास्टिंग या छिड़कवा बीज कितनी होनी, 100 केजी प्रति हेक्टेयर। सीडलिंग के द्वारा कितनी होनी चाहिए, 40 से 50 केजी प्रति हेक्टेयर। सीधी बुआई के लिए बीज दर कितनी होनी चाहिए, 80 से 100 केजी प्रति हेक्टेयर। बीज की गहराई कितनी हमें रखनी चाहिए, तो 2 से 3 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर आगे देखते हैं धान की गहरी जुताई करने से कल्ले का निर्माण नहीं होता है। धान की गहरी जुताई करने से क्या होता है, कल्ले का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, फिर इसमें पौधरोपण आगे देखते हैं। पौधरोपण की तो 2 से 3 पौधे प्रति हिल। ठीक है, इसका फसल अंतरण कितना, रो टू रो की बात करते हैं तो 20 गुणे 10 सेंटीमीटर। रो टू लाइन की बात कर रहा है। ठीक, 20 गुणे 10 सेंटीमीटर। जो उर्वरक कौन से प्रयोग किए जाते हैं, तो वो एजोला और ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक, एजोला और ब्लू ग्रीन एल्गी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि धान में कौन सा बायो फर्टिलाइजर प्रयोग किया जाता है, तो एजोला और ब्लू ग्रीन एल्गी। फिर एस्टोबैक्टर का उपयोग बिना पानी वाले धान के खेत में किया जाता है। एस्टोबैक्टर का प्रयोग बिना पानी वाले खेत में किया जाता है। ठीक, फिर पडलिंग क्या होती है, पडलिंग धान में की जाती है जो कि पानी के रिसाव को कम करने के लिए की जाती है। ठीक है, पडलिंग इसके बारे में डेफिनेशन देखते हैं। खेत में बार बार जुताई करके मृदा को लोह युक्त या गारा युक्त बनाने की क्रिया को हम लोग पडलिंग कहते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है, पानी के नुकसान को कम करना, पार्कोलेशन के द्वारा होने वाले नुकसान को कम करना। पडलिंग करने से क्या होता है, बुल्क डेंसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, पडलिंग करने से क्या बढ़ जाती है, तो बुल्क डेंसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, बुआई का समय देखते हैं। बुआई का समय होता है बुआई का समय देखते हैं। बुआई का समय कब कब बोई जाती हो और कटाई का समय। ठीक, दोनों ही देखते हैं। बुआई का समय ये होता है अस अमन बोरो। इसमें लिखते हैं खरीफ रबी, ये होता है बसंत। खरीफ रबी बसंत। अस इसमें कब बुआई की जाती है, मई से जून। और इसकी कटाई की कब की जाती है, ये बुआई का सोइंग का समय है, बुआई का समय। ठीक, तो इसमें बुआई कब की जाती है, अस में, तो ये मई जून में की जाती है। ये कहाँ बोई जाती है, तो पश्चिम बंगाल में मई से जून। ठीक है, इसकी कटाई कब की जाती है, ये क्षेत्र नहीं हो, यहाँ पे कटाई होगा, कटाई। ठीक है, तो कटाई कब होगी, सितंबर अक्टूबर में। ठीक है, ये असम में बोई जाती है। ठीक है, अस की खेती मतलब असम की खेती असम में की जाती है, मई जून में की जाती है। और कटाई कब की जाती है, सितंबर अक्टूबर में। ठीक, अमन देखते हैं। अमन की बुआई कब की जाती है, जून से जुलाई। और कटाई कब की जाती है, नवंबर से दिसंबर में की जाती है। बोरो की नवंबर और दिसंबर में बुआई की जाती है, कटाई कब, मार्च अप्रैल में की जाती है। ये टोटल एरिया का 7%, ये 84%। अधिकतर बुआई जून जुलाई वाली की जाती है 84% एरिया में। और ये होती है जो बोरो, ये 9% एरिया पे की जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नर्सरी तैयार करना। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, नर्सरी तैयार करना। तो नर्सरी तैयार करना। नेक्स्ट पॉइंट है नर्सरी तैयार करना। 1 हेक्टेयर खेत में रोपाई के लिए 1/10 हेक्टेयर की नर्सरी तैयार की जाती है। यानी कि 10 हेक्टेयर में अगर हमें धान की रोपाई करना है तो 1 हेक्टेयर में हमको नर्सरी लगाना पड़ेगा। 10 हेक्टेयर में अगर हम धान की रोपाई करना है तो 1 हेक्टेयर हमें नर्सरी लगाना पड़ेगा। ठीक, इसीलिए 1/10 बोला गया है ऊपर। ठीक, नर्सरी बनाने की विधियां देखते हैं कौन कौन सी। गीली नर्सरी विधि, इसमें कितने दिन में पौध तैयार हो जाती है, तो 20 से 30 दिन में जो है नर्सरी तैयार हो जाती है।
इसमें क्या होता है, अपन लोग क्या होते हैं पानी उनी भर के उसमें पाटा उटा लगा कर ये तैयार की जाती है। फिर सूखी नर्सरी ऐसे ही खेत को तैयार करके हम लोग बो देते हैं, तो वो कितने दिन में वो तैयार हो जाती है, 25 से 30 दिन में वो तैयार हो जाती है। ठीक, एक मेथड होता है डेपोंग मेथड, ये धान में अपनाया गया। इसकी खोज कहाँ की गई, तो इंटरनेशनल राइस इंस्टीट्यूट जो कि है मनीला फिलीपींस में है। ठीक, इसके द्वारा ये डेपोंग मेथड तैयार किया गया है। ठीक, यह नर्सरी तैयार करने की एक विधि है। सबसे कम क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है, और कितने क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है, 25 से 30 मीटर स्क्वायर। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें पॉलीथीन या टाट के बोरे पे तैयार की जाती है, यानी कि जो है सॉइल लेस नर्सरी से तैयार की जाती है। इसमें जो है समय सॉइल की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पौध का स्थानांतरण। ठीक है, पौध का स्थानांतरण कितने दिन में हम कर देते हैं, डेपोंग मेथड में 11 से 13 दिन में। ठीक है, यानी नर्सरी कितने दिन में तैयार हो जाती है, 11 से 13 दिन में। बीज दर कितनी होती है, 3 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर या 90 केजी प्रति हेक्टेयर। ठीक है, फिर अब बात करते हैं श्रीविद की बात करते हैं। सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, सिस्टम ऑफ राइस इसका फुल फॉर्म होता है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। इसकी खोज मेडागास्कर में की थी। ठीक, खोजकर्ता कौन, हेनरी डी लाउलिन। ठीक, हेनरी डी लाउलिन पूछा जाता है, इसकी खोज कहाँ की गई, तो मेडागास्कर में की गई। किसने खोजा, तो पूछा जाता है हेनरी डी लाउलिन। इसका क्षेत्रफल कितना रहता है, 1% में। अभी इसकी ज्यादातर अभी प्रयोग में नहीं लिया जाए, 1% पे इसका प्रयोग में लाया जा रहा है। ठीक, नर्सरी से पौधे का स्थानांतरण कब किया जाता है, यानी कितने दिनों में तैयार हो जाती है, तो हम देखते हैं 10 से 11 दिनों में तैयार की जाती है। बीज दर पूछा जाता है कि श्री मेथड में बीज दर कितनी रहती है, तो वो 6 से 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 6 से 8 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रहती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट आगे देखते हैं। इस विधि में पानी, पोषक तत्व और मृदा की बचत होती है। इस विधि में क्या, पानी, पोषक तत्व और मृदा की बचत होती है। मेट चटाई से जो है मेट टाइप नर्सरी तैयार की जाती है, यानी चटाई पे नर्सरी इससे तैयार की जाती है। उर्वरक प्रबंधन देखते हैं। ठीक है, एनपीके की मात्रा कितनी होती है, 80 से 120 नाइट्रोजन, 50 से 60 फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं खरपतवार प्रबंधन। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देते हैं खरपतवार प्रबंधन। खरपतवार प्रबंधन, इसके लिए दो जो है हर्बिसाइड प्रयोग किए जाते हैं। एक तो प्रोपेनिल जो पोस्ट इमरजेंस होता है, और ब्यूटाक्लोरो जो प्री इमरजेंस होता है। ठीक है, फिर देखते हैं धान में जंगली धान, जैसे धान में जंगली धान होता है, उसे नकलची खरपतवार भी कहा जाता है। ये इसका मुख्य खरपतवार होता है। जंगली धान धानी की तरह दिखता है, इसलिए उसे नकलची खरपतवार कहा जाता है। फिर भूरी खाद ब्राउन मैन्यूरिंग धान से संबंधित है। धान की खड़ी फसल में क्या होता है, ढैंचे को टिफोडी के द्वारा नष्ट करना ही भूरी खाद कहलाता है। ठीक है, फिर क्या होता है, ब्रूसनिंग या ब्रूस कल्टीवेशन। ठीक है, ये धान में क्रिया अपनाई जाती है। ठीक, ये धान से संबंधित है। इसका उद्देश्य क्या होता है, खरपतवार नियंत्रण करना तथा ऑक्सीजन की उपलब्धता को बढ़ाना। ये पूछा जाता है ब्रूसनिंग क्रिया किसमें की जाती है, तो वो धान से संबंधित है। ठीक, धान में की जाती है। इसका उद्देश्य क्या होता है, देखते हैं। खरपतवार नियंत्रण करना तथा ऑक्सीजन की उपलब्धता को बढ़ाना, तथा पौधों की संख्या को नियंत्रण करना। ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है, किसका, ब्रूसनिंग का। ठीक है, फिर एक यंत्र किया जाता है पावर टिलर। खरपतवार नियंत्रण के लिए एक यंत्र प्रयोग किया जाता है, कृषि यंत्र, उसका नाम होता है पावर टिलर। पूछा जाता है, तो यह एक मशीन है जिसकी सहायता से खरपतवार नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, एक होता है स्टार वीडर का उपयोग मूंगफली में हार्वेस्टिंग में किया जाता है। तो ये स्टार वीडर का प्रयोग कहाँ में करते हैं हम लोग, मूंगफली हार्वेस्टिंग में करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं जल प्रबंधन। ठीक, फिर नेक्स्ट हेडिंग है जल प्रबंधन। ठीक है, तो इनमें देखते हैं सिंचाई की क्रांति अवस्था कौन कौन सी होती है, पेनिकल, इनिएशन और बूटिंग स्टेज। ठीक, इसमें 2 अवस्थाएं होती हैं जो कि पानी की सबसे अधिक आवश्यकता है पड़ती है। कौन, एक तो पेनिकल बनने और दूसरा बूटिंग अवस्था में। ठीक है, फिर देखते हैं इसमें धान की फसल की जल उपयोग क्षमता कम होती है परंतु जल मांग अधिक होती है, जल उपयोग क्षमता कम होती है। ठीक है, जल उपयोग क्षमता कम होती है परंतु जल उपयोग। ठीक है, होलिंग
स्टेज कितने, होलिंग प्रतिशत कितना होता है 66, ठीक है। लेमा क्या होता है, लेमा पेलिया को हटाने की क्रिया को क्या लेमा कहते हैं। होलिंग परसेंटेज क्या होती है, ठीक, चावल का प्रतिशत, यानी कि हमें चावल इसका निकाला, जैसे मान लो हमने 100 किलो ले गया धान, ठीक है, तो उसमें हमें चावल कितना प्राप्त हुआ, ठीक है, कितना प्राप्त हुआ, तो वो हमें मान लो प्राप्त हुआ 66, ठीक, और कितने 100 किलो से, अगर परसेंटेज निकालना है तो 100 से काट देंगे तो 66% हमें क्या चावल प्राप्त हुआ है, तो इसे ही होलिंग परसेंटेज कहते हैं, ठीक है। फिर होता है पैरा बॉइलिंग, ठीक, यह धान से संबंधित, इसमें विटामिन B12 का संग्रहण होता है, ठीक, ये पूछा जाता है, DHO में पूछा गया क्वेश्चन, DHO की पैरा बॉइलिंग किसमें किया जाता है, तो वो धान में किया जाता है। मिलिंग के दौरान विटामिन B का नुकसान होता है, ठीक, इसके लिए पैरा बॉइलिंग किया जाता है। इसमें जब हम लोग इसको धान की जो है हीलिंग करवाने जाते हैं तो क्या कौन कौन सी विटामिन नष्ट हो जाते हैं, एक तो B1, B2, B6 व B12 जो है नष्ट हो जाती हैं, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, महत्वपूर्ण कुछ तथ्य हैं उनके बारे में जानते हैं। एक होता है सुनहरा धान, इसे गोल्डन राइस के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खोजकर्ता किसने की है, इसकी खोजकर्ता कौन है, इंगोपोट्रिक्स, ठीक है, इंगोपोट्रिक्स, ठीक। इस चावल में जो है विटामिन ए की मात्रा भरपूर होती है, ठीक, विटामिन ए या कैरोटीन बी, बीटा कैरोटीन की मात्रा अधिक होती है, ठीक। विटामिन ए की कमी होने के कारण कौन सा रोग होता है, तो जीरो प्लेथेलिया या, ठीक, इसे कहते हैं जीरो प्लेथेलिया रोग, ठीक है, या रेटिनॉल भी इससे, इसका विटामिन ए का जो है रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, ठीक है। देखते हैं फिर आगे वाला, देखते हैं आगे धान सुपर धान, ठीक, इसकी खोजकर्ता किसने की है, GS खुश ने। सुपर धान की खोजकर्ता कौन है, GS खुश, ठीक है। फिर नेक्स्ट धान देखते हैं संकर धान, यह सर्वप्रथम चीन में बनाया गया, इसकी खोजकर्ता युन लॉन्ग पिंग है। यह सबसे पहले कहाँ बनाया गया संकर धान, तो चीन में बनाया गया, इसकी खोजकर्ता कौन है, इसके खोजकर्ता है युन लॉन्ग पिंग। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, संकर धान, ठीक, इसमें भारतीय खोजकर्ता का भी योगदान है, वो कौन है, सिद्दकी, ठीक है। इस धान को बनाने के लिए GA व CMS तकनीक का प्रयोग किया गया था, ठीक, जिब्रेलिक एसिड व साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी तकनीक का प्रयोग किया गया, ठीक। फिर आगे देखते हैं बासमती चावल, इसमें सुगंध किस कारण आई होती है, तो डाई स्टाइल 1 या पायरोलिन के कारण आती है। बासमती चावल में सुगंध आती है किसके कारण, डाई स्टाइल 1 या पायरोलिन के कारण आती है, ठीक। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बासमती चावल का परीक्षण भार कितना होता है, टेस्ट वेस्ट कितना होता है, वो कितना होता है, 21 ग्राम होता है, 21 ग्राम होता है, ठीक है। फिर कुछ किस्मों के बारे में जानते हैं, जैसे 1961 में प्रथम बोनी क्रांत किस्म जो तैयार की गई TN1, और जो है IR8, ये सबसे पहले बोनी किस्म है लेकिन अधिक उत्पादन देने वाली है। इसे क्या कहा जाता है, विश्व का जादुई धान, क्या कहा जाता है इसे, विश्व का जादुई धान कहा जाता है, ठीक, चावल या धान कहा जाता है। फिर देखते हैं 1968 में जया भारत की सबसे पहली मध्यम बोनी की किस्म है, खोजकर्ता कौन है, शास्त्री, खोजकर्ता कौन है, शास्त्री इसके, ठीक है। इसे भारत का जादुई धान कहा जाता है, इसे भारत का जादुई धान, जया किस्म को भारत का जादुई किस्म कही जाती है, ठीक है। फिर देखते हैं 1994 में APRH प्रथम जो है फर्स्ट भारत की प्रथम संकर किस्म बनाई गई, ठीक। फिर सन 2010 में कौन बनाएगी, बासमती की प्रथम संकर को किस्म बनाई गई PRH10, ठीक, PRH10, ठीक है। फिर अन्य किस्मों देखते हैं, चम्मल, पूसा बासमती 1,2, ठीक। लवड़ी मृदा के लिए कौन सी किस्में होती हैं, लोनी श्री, ठीक है, ट्राई 1,4। फिर आगे देखते हैं, लोहे के प्रति प्रतिरोधी किस्म कौन है, लोहे के प्रति प्रतिरोधी किस्म कौन है, फाल्गुना, ठीक है। तना छेदक के प्रतिरोधी किस्म कौन है, तो वो IR20, ठीक है। प्रथम उत्परिवर्तित किस्म ये पूछा जाता है तो कौन सी किस्म है, जगन्नाथ। प्रथम धान की प्रथम उत्परिवर्तित किस्म कौन है,
जगन्नाथ। ठीक, रोग देखते हैं इसके, झुलसा रोग जिसे ब्लास्टर रोग भी कहते हैं, किसके कारण होता है? पायरिकोलेरिया ओराइजी, कवक के दौरान होता है पायरिकोलेरिया ओराइजी। इससे धान में क्या बन जाता है? नेक रोड बन जाती है। ठीक है, ठीक। फिर नेक्स्ट डिजीज देखते हैं, बैक्टीरियल लिप ब्लाइट। ठीक, बैक्टीरियल लिप ब्लाइट क्या होता है? जेंथोमोनाज ओराइजी जीवाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा? जेंथोमोनाज ओराइजी जीवाणु के द्वारा होता है। फिर एक होता है, नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या बन जाता है? इसे किलर रोग भी कहा जाता है। क्या इसे कहा जाता है? बैक्टीरियल लिप ब्लाइट को किलर रोग भी कहा जाता है। भूरी पत्ती धब्बा रोग, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। ठीक, ये किसके कारण होती है? भूरी पत्ती धब्बा हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। इसी के कारण 1942-43 में क्या हुआ था? बंगाल में अकाल आया था। ठीक, इसे बंगाल फेमाइन के नाम से जाना जाता है, या हिंदी में इसे बंगाल अकाल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कुछ कीट हैं जैसे तनाछेदक। कुछ कीट हैं इसमें देखते हैं जैसे तनाछेदक। ठीक, यह कीट पत्तियों के शीर्ष पर अंडा देता है तथा वाइट एयर पेनिकल बनाता है। ठीक, ये कहा कीट जो है, यह कीट पत्ती के शीर्ष पर अंडा देता है तो व्हाइट एयर पेनिकल बनाता है। ठीक, तो इसका नियंत्रण हम लोग देखते हैं, पौधे को रोपाई से पहले उसकी पत्तियों के शीर्ष को तोड़ा जाता है। ठीक, फिर एक होता है टेंगरू वायरस। ठीक है, यह वायरस के द्वारा टेंगरू रोग होता है, यहाँ पे कीट लिखा। ठीक है, तो ये किसके द्वारा होता है? वायरस द्वारा होता है। ठीक, एक होता है मैनटेक कीट, यह कीट निमेटोड के द्वारा होता है। फिर एक होता है गंधी बग, यह कीट दुधिया अवस्था में जो है हानि पहुंचाता है, गंधी बग। ठीक, गाल मिस, इस कीट से ग्रसित पौधे की पत्तियां प्याज की पत्तियों के समान हो जाती हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट देखते हैं, सिल्वर सूट की रचना बन जाती है। गल मिस में क्या होता है? सिल्वर सूट की संरचना बन जाती है। ठीक है, तो धन्यवाद। ये आप लोगों को क्लास कैसी लगी है कमेंट में बताइए।